अंडरस्टैंडिंग बाय डिजाइन का जो ये वर्कशॉप है उसके दूसरे दिन में आप सबका स्वागत है। आपने इससे पहले इसका जो पहला पार्ट था इस वर्कशॉप का वो अटेंड किया था और उसमें हमने किन किन बातों के बारे में चर्चा की थी उसका छोटा सा हम रिकैप कर लेते हैं। तो उस दिन हमने देखा था कि अंडरस्टैंडिंग बाय डिजाइन पारंपरिक डिजाइन से किस तरह से अलग है। अंडरस्टैंडिंग बाय डिजाइन को हम बैकवर्ड डिजाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले स्थापित लक्ष्य और असेसमेंट और उसकी बात करते हैं और फिर हम इस बात पर आते हैं कि जो हमें क्या कंटेंट पढ़ाना चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए इत्यादि। उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि अंडरस्टैंडिंग बाय डिजाइन में अंडरस्टैंडिंग यानी समझ और डिजाइन से हमारा क्या तात्पर्य है, ज्ञान और समझ के बीच में क्या क्या अंतर हैं, इस डिजाइन की जो विशिष्टताएं हैं वे क्या हैं और वे किस तरह से शिक्षक के तौर पर हमारी मदद करती हैं। फिर हमने ये जो एक फ्रेमवर्क है अंडरस्टैंडिंग बाय डिजाइन, जो एक फ्रेमवर्क है उसका जो पहला चरण है उस पर हमने ध्यान दिया था, जिसमें मुख्य रूप से जो स्थापित लक्ष्य हैं उनके बारे में, वे क्या होते हैं और उनके क्या क्या हिस्से होते हैं उसके बारे में हमने विस्तार से जाना था और उसके उदाहरण भी देखे थे। और उसके आधार पर आपको एक छोटा सा सभी पार्टिसिपेंट्स को एक असाइनमेंट दिया गया था और आप लोगों ने वो असाइनमेंट पूरा किया। और यहाँ पे उन असाइनमेंट्स का अ, वो स्क्रीनशॉट दिया गया है, जो जो असाइनमेंट्स आपने बनाए थे, जिसमें आपने एस्टैब्लिश गोल्स, ट्रांसफर गोल, मीनिंग, TMA अगर आपको याद है तो हमने इस पर बात की थी। ट्रांसफर गोल, मीनिंग, एक्विजिशन, अंडरस्टैंडिंग, एसेंशियल क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको स्थापित लक्ष्य के आधार पर लिखनी थी। तो उसके आधार पर आपने अपने असाइनमेंट्स सबमिट किए यहाँ पर। तो ये उन असाइनमेंट्स के स्लाइड्स हैं। तो जैसे जैसे आप और प्रैक्टिस करेंगे एक दूसरे के कार्य के पर टिप्पणी करेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे, वैसे आपका जो ये एक्सपीरियंस है और बेहतर हो जाएगा। आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ट्रांसफर, मीनिंग, एक्विजिशन, एसेंशियल क्वेश्चंस, ये सब क्या हो सकते हैं एस्टैब्लिश्ड गोल्स यानी जो स्थापित लक्ष्य हैं उनके आधार पर। तो अब हम इसके अगले चरण पर यानी कि स्टेज 2 पर पहुंचेंगे, जो कि है स्वीकार साक्ष्य, एक्सेप्टेबल एविडेंस। इससे हम क्या कहना चाहते हैं, तो अ, फिर से पहले भाग के बारे में बात करते हैं कि वहां पे हमने एस्टैब्लिश्ड गोल्स देखे, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किस रूप में होना चाहिए, किससे हमें पता चलेगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, वो देखा। तो ये सब, इन सब के आधार पर हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चों ने वे जो भी हमने लक्ष्य स्थापित किए हुए हैं या जो भी हमने बताया है वो सब हासिल कर लिया है, वे वहां तक, उस चरण तक पहुंच गए हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम आम यही जांचने के लिए और जानने के लिए हम आमतौर पर परीक्षा लेते हैं, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, छोटे मोटे क्लास टेस्ट इत्यादि। तो इन्हें, इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका यही उद्देश्य होता है कि हमें एक साक्ष्य चाहिए जिससे हमें पता चले कि हमने जो
गोल्स इत्यादि निर्धारित किए हुए हैं, बच्चों ने वे प्राप्त कर लिए हैं या नहीं, विद्यार्थी उस वहां तक पहुंच गए हैं या नहीं, वे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कर पा रहे हैं क्या, उन्हें समझ में आ रहा है क्या कि अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो उन सब चीजों के लिए हमें एक स्वीकार साक्ष्य चाहिए, और इस स्वीकार साक्ष्य को हम परफॉर्मेंस टास्क, यानी कि वह कार्य जिससे वे कार्य जो वे करेंगे जिससे हमें पता चलेगा, वो कह सकते हैं, और अदर एविडेंस कह सकते हैं कि अन्य रूप जिससे हमें पता चले, मान लीजिए कोई सामूहिक चर्चा इत्यादि है, वे किस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसी चीजों से। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यानी कि जो साक्ष्य हम प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके लिए मापदंड क्या होंगे, कौन से मानदंड हैं जिन्हें हम, जिनके आधार पर हम ये साक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो ये सब स्टेज 2 में आएगा, जिसे हम एक्सेप्टेबल एविडेंस यानी कि स्वीकार साक्ष्य कह रहे हैं। तो वांछित इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया का मतलब है जो वांछित परिणाम, जो परिणाम हम प्राप्त करना चाह रहे हैं विद्यार्थियों से, यार अभी तुम कुछ लाते नहीं हो आजकल, अरे पटकी रही है, जो हम परिणाम प्राप्त करना चाह रहे हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए क्या मानदंड हैं? तो इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया में यही आएगा कि वांछित परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए क्या मानदंड होने चाहिए। वांछित परिणामों से ही हमें पता चलेगा वह कि हम किस तरह का टास्क रख सकते हैं। इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया क्यों देना है, ताकि हमें पता चले कि हम कौन से परिणाम चाहते हैं। इससे जो अपेक्षाएं हैं छात्रों से वे स्पष्ट हो जाएंगी, उसमें पारदर्शिता आएगी, हमें और विद्यार्थियों को दोनों को पता होगा कि अच्छा क्या करना है, जो वांछित परिणाम तक, वांछित परिणाम क्या है और उसे वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है। इससे निर्णय देने की प्रक्रिया को भी समानता मिलेगी, जब हमने सारे क्राइटेरिया पहले से तय करके लिख दिए होंगे तो हमें पता रहेगा कि विद्यार्थियों को आंकने के लिए हम किन किन बातों पर ध्यान देने वाले हैं, तो इस प्रक्रिया को समानता प्राप्त होगी। एक से अधिक मानदंड और विभिन्न प्रकार के मानदंडों का प्रयोग हम करेंगे तो उससे हम हर तरह के कौशल, विषय, टॉपिक, हर तरह के विद्यार्थी जो जो अलग अलग तरीके से सीखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं या फिर अलग अलग स्तर पर हैं, तो उन सब को हम ध्यान में रखकर हमारा जो परफॉर्मेंस टास्क है वो बना पाएंगे। तो इसीलिए इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया जो हम देना, जो हम लिखेंगे उसका ये उद्देश्य होगा। तो चलिए हम आगे इसका, इसके उदाहरण भी देखेंगे। अब जैसे स्वीकार साक्ष्य की जो हम बात कर रहे थे, उसे हम जो स्वीकार साक्ष्य है, जो वांछित परिणाम हम चाह रहे हैं स्वीकार साक्ष्य में, उनका मूल्यांकन करने के लिए जो हम मानदंड देना चाह रहे हैं, वो हम उसे हम अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक तरीका बताया गया है कि जो आपके जो मानदंड आप बनाना चाह रहे हैं, आप इस तरह से इन बातों को उसमें शामिल कर सकते हैं। प्रभाव, कि भाई जो भी उन्होंने सीखा है, बच्चों ने जो भी समझा है उसका क्या प्रभाव रहा, जो सामग्री है, जो कंटेंट है, वो वह क्या था, जो प्रक्रिया थी वह क्या थी, उसकी गुणवत्ता कैसी थी।
तो हम ऐसे अलग अलग नाम, अलग अलग जो हेडिंग्स है, टॉपिक्स है, उसके अंडर हम हमारे मानदंड बना सकते हैं। तो ये जो 4 चीजें हैं, इनमें आमतौर पर सब कुछ आ जाता है अगर हम देखें तो, कि प्रभाव होगा, विषय वस्तु सामग्री होगी, उसमें प्रक्रिया होगी और गुणवत्ता होगी। तो आप इस तरह से अपने टॉपिक बना सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस चीज का स्वीकार साक्ष्य देख रहे हैं। तो उसके अनुसार आप अपने मानदंड इस तरह से तय कर सकते हैं। जो भी आपका पाठ है, विषय है या अवधारणा है, उसको आप ठीक से देखें, समझें और उसके आधार पर देखें कि आप अपना जो अलग अलग हेडिंग्स बनाना चाह रहे हैं वो क्या हो सकती हैं। तो ये जो 4 यहाँ पे हमने उपभाग या हिस्से या टॉपिक जो भी बताए मापदंडों के लिए, उसका एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो मान लीजिए अगर कोई अ, किसी व्यक्ति ने कोई अच्छा सा पकवान बनाया है या ऐसी कोई चीज बनाई है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने अभी अभी कोई नए पकवान बनाना सीखा है और वह पकवान लेकर आया है और अब उसका हमें मूल्यांकन करना है। हमें एक स्वीकार साक्ष्य चाहिए कि उसने वह पकवान बनाना सीख लिया है या नहीं। तो अगर हम उसे प्रभाव और सामग्री और यानी कि विषय वस्तु और गुणवत्ता, प्रक्रिया के आधार पर देखेंगे तो हम इस तरह के कथन लिख सकते हैं उसके बारे में। प्रभाव अ, जो उसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है, जो उसको मूल्यांकन करने का जो पैरामीटर जो है प्रभाव का, वो इस तरह से हो सकता है। यह एक संतुलित आहार है, मेहमानों को यह पकवान पसंद आया है, मेहमान संतुष्ट थे। तो इससे पता चलेगा कि हाँ भाई, उन्होंने जो, उस व्यक्ति ने जो बनाया वह प्रभावशाली था, क्योंकि वह संतुलित था और वह मेहमानों को पसंद भी आया। अब अगर गुणवत्ता की बात करें तो यह भोजन खाना पकाने, स्वाद आदि के बारे में रसोइये के ज्ञान को दर्शाता है। अगर वह मेहमान उससे संतुष्ट थे तो इससे पता चलता है कि उसकी गुणवत्ता अच्छी थी, सही मात्रा में ताजा और सही सामग्री शामिल है। तो इन सब इस तरह के कथन को लिख के हम देख सकते हैं कि उस पकवान की गुणवत्ता कैसी थी। क्या उसमें जैसे कि मसालों का सही संतुलन था, या फिर कोई मिठाई है तो जो मीठा है, अन्य चीजें हैं उनका सही संतुलन था, इस तरह की बातें। और अगर क्वालिटी की बात करें, या तो आकर्षक दिख रहा था या नहीं, वह एक बात हो सकती है, क्वालिटी गुणवत्ता होती है। तो अगर हम उसके रूप रंग की बात करें या कंटेंट की बात करें तो अ, वह आकर्षक था या नहीं, यह एक मापदंड हो सकता है। प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो उसे सही तकनीक से तैयार किया गया था या नहीं, उपयुक्त तकनीक थी या नहीं, कितनी कुशलता से वह तैयार किया गया, यह सब उस भोजन को चखकर हमें पता चलता है। तो इस तरह से जैसा कि मैं बता रही थी कि जो भी मापदंड आप बनाना चाहते हैं, ये उस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या, किस चीज का साक्ष्य चाह रहे हैं, आपका टॉपिक क्या है, आपका जो पाठ है या जो भी है वह क्या है। तो उसके आधार पर, यहाँ पर भोजन की बात हो रही थी तो शायद इस तरह के मापदंड लिए जा सकते हैं, और इनको बदला भी जा सकता है। जो भी चीजें आप जांचना चाह रहे हैं, जो भी साक्ष्य आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, ये उस पर आधारित हो। चलिए, हमने यहाँ पे एक उदाहरण देखा कि जो इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया है, यानी कि जो मूल्यांकन करने के पैरामीटर्स है, क्राइटेरिया है, उनमें हम क्या क्या रख सकते हैं। अब हम स्वीकार साक्ष्य की अगर बात करें, और अगर हम उसके लिए क्राइटेरिया जो देना चाहते हैं, अगर अम, क्योंकि हम यहाँ पर भाषा या किसी विषय की बात कर रहे हैं, तो
एकल आयामी अगर हम कोई क्राइटेरिया बनाना चाहें तो वो इस प्रकार से हो सकता है, जिसमें सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया गया है कि विद्यार्थी ने जो कार्य किया है उस कार्य में सुधार की आवश्यकता है, यानी कि नीड्स इम्प्रूवमेंट, या फिर विद्यार्थी अभी भी सीखने वाले चरण में है, वो अभी भी सीख और समझ रहा है, यानी कि डेवलपिंग, या फिर क्या विद्यार्थी पर्याप्त साक्ष्य दे रहा है कि हाँ उसे यह विषय या अवधारणा पता है, तो उसे हम सफिशिएंट कहेंगे। और अगर वो पर्याप्त साक्ष्य से ज्यादा कोई साक्ष्य दे रहा है मान ली, तो वो हम उसे अबव और एवरेज या फिर औसत से ऊपर कह सकते हैं। तो ये हेडिंग्स कोई भी हो सकती हैं, आप अपने हिसाब से ये हेडिंग्स जो हैं वो शीर्षक बना सकते हैं। पर ये वाला जो रूब्रिक है जिसमें इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात की गई है वह एकल आयामी है। इसमें केवल यह बताया गया है कि जो विद्यार्थी का स्तर है वह कहाँ पर है। तो इसमें हम स्पष्ट कथन लिख सकते हैं, जैसे कि जो अबाव एवरेज वाला है, अगर हम उसे देखना चाहें तो विद्यार्थी पाठ के फोकस को आसानी से पहचानने में सक्षम है, स्पष्ट फोकस और प्रासंगिक विवरणों के बारे में बता पाता है, जानकारी तार्किक और स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत की गई है, व्याकरण से संबंधित त्रुटियां या गलत वाले वर्तनी वाले शब्द नहीं हैं। तो इन सारी इस तरह की सारी बातें अगर हैं उसमें, तो हम उस विद्यार्थी को अबाव एवरेज घोषित कर रहे हैं। इसी प्रकार जो नीड्स इम्प्रूवमेंट वाला जो खंड है उसमें उस तरह के कथन लिखे गए हैं कि उच्चार या विचार या उद्देश्य को स्पष्ट रूप से विद्यार्थी नहीं पहचान पाया है, व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाया है, विचारों को समझने में कठिनाई हो है, व्याकरण और वर्तनी की गलतियां भी हैं। तो इस तरह से अलग अलग कथन अलग अलग स्तर के लिए दिए गए हैं, और इसे एकल आयामी इसीलिए यानी कि सिंगल डायमेंशनल कहा गया है क्योंकि यहाँ पे एक ही हेडिंग है जिसके अंदर सब कुछ एक साथ लिख दिया गया है। इस तरह का जो रूब्रिक है उसे बनाने में आसानी होती है क्योंकि हमें एक ही हेडिंग पर शीर्षक पर ध्यान केंद्रित करके अपने सारे कथन लिखने हैं। तो ये एक प्रकार हो सकता है इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया बनाने का। अब अगर हम देखें कि इसमें अगर आयाम यानी कि डायमेंशंस बढ़ाए जाएं तो उसे किस प्रकार बनाया जा सकता है और ये किस तरह से थोड़ा सा बेहतर होता है। तो जो हमने पिछले रूब्रिक में जो हेडिंग्स देखे थे वो यहाँ पे भी हैं। नीड्स इम्प्रूवमेंट यानी सुधार की आवश्यकता है, डेवलपिंग यानी कि अभी भी सीख रहे हैं विद्यार्थी, सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त, अबव एवरेज यानी कि औसत से ऊपर। ये हेडिंग्स तो हैं ही, पर इनके अलावा जिन जिन मापदंडों पर इन्हें आंका जाएगा वे यहाँ अलग से लिख दिए गए हैं: स्पष्टता, संगठन, व्याकरण और वर्तनी। तो इससे इस तरह के उपखंड और इसे द्विआयामी या विश्लेषण आत्मक रूब्रिक जो हम अगर हम कहेंगे जिसमें ज्यादा खंड है, ज्यादा विस्तार से हर कैटेगरी दी गई है, इसके क्या फायदे हैं? इससे एकदम स्पष्ट फीडबैक मिल जाता है कि हो सकता है कि कोई विद्यार्थी स्पष्टता में पर्याप्त प्रदर्शन बता रहा है, उसके तत्वों विचारों का संगठन भी सही है, पर व्याकरण और वर्तनी की बात करें तो शायद वह अभी डेवलपिंग या फिर व्याकरण और वर्तनी की शुद्धता वाले स्टेज पर ही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो विद्यार्थी औसत से ऊपर वाले
स्टेज पर प्रदर्शन कर रहा है उसमें ये सारी बातें औसत से ऊपर हो, है ना? ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह की स्पेसिफिक फीडबैक को प्राप्त करने के लिए और ऐसा फीडबैक हमें मिले तभी तो हम उसके आधार पर उन्हें रेमेडियल्स बता पाएंगे ना। तो मान लीजिए जो विद्यार्थी अभी औसत से ऊपर है स्पष्टता और संगठन में, पर व्याकरण और वर्तनी में शायद वो अभी डेवलपिंग स्टेज पर है, तो हम उसे स्पष्ट फीडबैक देकर ये रेमेडियल बता पाएंगे कि भाई आपको विषय की जानकारी है, आप अपने विचार संगठित कर पा रहे हैं, अच्छे क्रम में लिख पा रहे हैं, सब कुछ है, पर आप शायद वर्तनी की बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं। तो आपको इन बातों ये बातें तो आपकी ठीक हैं, आप इन पर उसी तरह काम करते रहिए, पर वर्तनी या व्याकरण वाला जो मामला है उसमें आपको बहुत सुधार करना है और ज्यादा अभ्यास की आवश्यकता है। तो अगर इस तरह की विश्लेषणात्मक रूब्रिक बनाने से इस तरह का टारगेटेड फीडबैक यानी कि केंद्रित फीडबैक देने में और रेमेडियल सुझाने में पूरी मदद मिलती है। तो जो एकल आयामी हमारा रूब्रिक था जिसमें खाली एक एक तरह की कैटेगरीज थी और सब कुछ एक साथ लिख दिया गया था, उसकी तुलना में इस तरह की रूब्रिक को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये शिक्षक, इनको बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा मैं मानती हूँ, पर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए इस तरह की रूब्रिक, इस तरह का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बहुत मददगार होगा। जब आप मूल्यांकन करेंगे उसमें भी आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा कि विद्यार्थी किस स्तर पे है, किन तरह की चीजों से जूझ रहा है, उससे किन चीजों में ज्यादा मदद की आवश्यकता है, और इसके फलस्वरूप विद्यार्थियों की मदद होगी क्योंकि आपको उनको उस प्रकार की सलाह दे पाएंगे जो ज्यादा फोकस्ड होगी, ज्यादा टारगेटेड होगी। तो ये एक तरह का एनालिटिक रूब्रिक है जो आप बना सकते हैं और आप तय कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे किस किस तरह के जो हैं शीर्षक रखने हैं, क्या कौन सी चीजें हैं जो आप जांचना चाह रहे हैं, और उन शीर्षकों को रखने में आप कैसे तय करेंगे कि यहाँ पे कौन से शीर्षक रखने हैं। तो इस बारे में हमने बात की थी जब हम फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की रूब्रिक बनाने की जब हम बात कर रहे थे, तब हमने ये ऑलरेडी देखा था कि हमें लिखना होगा कि कौन सी अवधारणाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सी कम महत्वपूर्ण है। तो अगर हम ज्यादा महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण इसकी सूची बना लेंगे तो उस सूची के आधार पर हमें इस तरह की रूब्रिक बनाने से भी मदद मिलेगी। तो मैं आपका ध्यान यहाँ पर इसलिए लाना चाह रही थी ताकि आपको समझ में आए कि प्रत्येक वर्कशॉप में हम अ, जिस तरह की चर्चा कर रहे हैं वे इस तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आप इन उन्हें उस तरह से समझें कि भाई हमने जो पहले बताया था वो यहाँ पर आपको किस तरह से मदद करेगा इस टॉपिक को और समझने में और इस तरह के रूब्रिक्स को और बनाने में। तो हमने एक सिंपल रूब्रिक देखा और एक विश्लेषणात्मक रूब्रिक देखा और हमने समझा कि किस तरह से इस तरह के रूब्रिक शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की मदद कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात की थी कि उसमें क्या क्या हम शीर्षक रख सकते हैं और किस तरह की रूब्रिक्स बना सकते हैं। तो मूल्यांकन कार्य किस प्रकार की समझ को जांच रहे हैं, जो क्या क्राइटेरिया है वो सब यहाँ पर आएगा, जैसे कि एक्सप्लेन, इंटरप्रेट, अप्लाई, दृष्टिकोण प्राप्त करना, एम्पैथाइज, आत्मज्ञान, सहानुभूति, अनुप्रयोग, व्याख्या, समझ,
आप क्या जांचना चाह रहे हैं, उसके आधार पर आप अपना रूब्रिक बनाएंगे। और आप जो जांचना चाह रहे हैं, जब आप वह तय कर लेंगे तो उसके आधार पर आप अपना असेसमेंट बनाएंगे, परफॉर्मेंस टास्क बनाएंगे, जिससे कि आपको साक्ष्य प्राप्त हो कि भी विद्यार्थियों ने ये क्राइटेरिया प्राप्त कर लिया है या नहीं। तो जो आप असेसमेंट टास्क बनाएंगे, जो परफॉर्मेंस टास्क आप बनाएंगे, उसमें विविधता रखिए, हर तरह की चीज को शामिल किया जा सकता है, ताकि मान लीजिए ऐसा एक ही प्रकार के टास्क से आप सारी चीजों को नहीं जांच सकते हैं ना। एक ही प्रकार का टास्क सारे क्राइटेरिया कवर नहीं कर सकता है। तो जैसे कि जो फ्री रिस्पांस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आप विस्तार से उत्तर लिख सकते हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, तो उन उन प्रश्नों के द्वारा, उन परफॉर्मेंस टास्क के द्वारा आप एक्सप्लेन, इंटरप्रेट, अप्लाई, इस तरह की बातों को जांच सकते हैं। और अगर हम शॉर्ट आंसर क्विज, यानी कि छोटे छोटे उत्तरों वाली जो क्विज जिसे बोलते हैं, वो अगर रखें, तो उससे हम अम, ये देख सकते हैं कि भाई जैसे पाठ के तुरंत बाद अगर हमने उस तरह की क्विज रख दी, तो हमें पता चल जाएगा कि ठीक है, अ, विद्यार्थियों को पाठ के मूल तथ्य जो हैं, या जो भी अ, जिसमें तथ्य ज्यादा दिए गए हैं, वे बातें समझ में आ गई हैं, यानी तथ्य से संबंधित अगर हम कुछ पूछ रहे हैं, तो वो हम क्विज के रूप में दे सकते हैं। अगर हम अलग तरह की चीज को जांचना चाह रहे हैं, जैसे कि समानुभूति होना, सहानुभूति होना, दूसरों के साथ मिलकर कार्य कर पाना, तो हम ग्रुप प्रोजेक्ट दे सकते हैं। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किन बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, और वे कौन से बच्चे हैं जो लीडरशिप क्वालिटीज भी दिखाते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं, तो उसमें ग्रुप प्रोजेक्ट हमारे ज्यादा काम आएंगे। तो हम उसके हिसाब से उसका रूब्रिक तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें हमारे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में भी हम सारे क्राइटेरिया अच्छे से लिखेंगे, जिन्हें हम मापदंड मान रहे हैं। और परफॉर्मेंस टास्क में भी हम उस प्रकार से विविधता रखें। तो टर्म पेपर हो गए, क्विज हो गए, होमवर्क असाइनमेंट, लैब प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट वर्क होता है, इस तरह के शिक्षक के तौर पर आपको पहले से ही पता होगा कि इस तरह के बहुत सारे परफॉर्मेंस टास्क हो सकते हैं जो आप बच्चों को दे सकते हैं, व्यक्तिगत रूप में भी और सामूहिक रूप में भी उन्हें दिए जा सकते हैं। केवल लेखन से संबंधित, केवल पठन से संबंधित, तो इस तरह से, या फिर जो मौखिक है वह अलग तरह से हो सकता है। तो जैसे कि सामूहिक चर्चा में आप मौखिक उनकी अभिव्यक्ति है जो, उसको जांच सकते हैं, उनमें दृष्टिकोण है या नहीं, चीजों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की कुशलता है या नहीं, वह जांच सकते हैं कोई विषय देकर। तो बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, शिक्षक के तौर पर आपके पास बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं इस तरह से मापदंड तय करने की, और परफॉर्मेंस टास्क में विविधता बनाए रखने की। तो आप पाठ के अनुसार देखें कि आप किस तरह के मापदंड रखना चाह रहे हैं, और किस तरह का परफॉर्मेंस टास्क उसके लिए हो सकता है, जो स्वीकार साक्ष्य के रूप में हम ले सकते हैं, यह देखने के लिए कि विद्यार्थी एस्टैब्लिश्ड गोल्स तक पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंच गए हैं। तो यहाँ हमने देखा कि कौन सी चीजें मापदंड और परफॉर्मेंस टास्क के अंतर्गत आती हैं। अब परफॉर्मेंस टास्क से ही संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जब आप परफॉर्मेंस टास्क बना रहे हैं, तो वह टास्क जो आप बनाएं उसमें पूरी स्पष्टता हो,
और उस टास्क से आपका जो उद्देश्य है साक्ष्य प्राप्त करने का, वो पूर्ण तरह प्राप्त हो जाए वह लक्ष्य, ताकि आपको ये ना लगे कि अरे हमने टास्क तो बनाया था पर हमें वो साक्ष्य पूरा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो जो आप टास्क बनाते हैं उससे आपको सारे साक्ष्य प्राप्त हो, उसके लिए इसको जो हम एक्रोनिम कहते हैं, GRASPS, ग्रास्प करके एक ये एक्रोनिम बनाया गया है। तो ये GRASPS से हमारा क्या अर्थ है? गोल, रोल, ऑडियंस, सिचुएशन, प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्ड्स। यानी कि गोल उद्देश्य, रोल भूमिका, ऑडियंस यानी कि हमारे श्रोता कौन है, हमारे श्रोता विद्यार्थी हैं, अन्य शिक्षक हैं कि कौन है, वे, परिस्थिति क्या है, संदर्भ क्या है, वह प्रोडक्ट यानी आप उनसे क्या चाहते हैं, और स्टैंडर्ड्स यानी कि उसमें आप क्या स्तर चाहते हैं। जो जो प्रोडक्ट है, जो आप उनसे चाह रहे हैं उसका क्या स्तर होना चाहिए। तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, GRASPS, तो आपका परफॉर्मेंस टास्क एकदम सही बनेगा, जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया से भी मैच करेगा और आप साक्ष्य भी प्राप्त कर पाएंगे। तो हम इसका एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए ये आपका गोल है, युवाओं की जीवन शैली के बारे में एक पत्रिका है और उसके लिए इंटरनेट जागरूकता के बारे में एक लेख लिखना है। तो आपका टास्क क्या है? आप विद्यार्थियों को क्या टास्क देना चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि वे एक लेख लिखें जिससे आपको यह साक्ष्य प्राप्त हो कि उन्हें लेख लिखना आता है या नहीं। ठीक है, तो अगर आप ये टास्क देना चाह रहे हैं लेख लिखने का, तो लेख लिखने के टास्क में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो गोल, कि उस लेख का उद्देश्य क्या है। तो आप जो लेख का जो विषय है, किस बारे में आप चाहते हैं कि विद्यार्थी लिखें, वह यहाँ पे पूरा अच्छे से लिखा गया है कि एक पत्रिका है और इंटरनेट पर उसकी जागरूकता बढ़ानी है, इसीलिए एक लेख लिखना है। रोल, अब आप विद्यार्थी को बताएंगे कि आप क्या हैं, तो आप उस पत्रिका के लेखक हैं। यानी कि विद्यार्थी को यह सोचना है कि वह उस पत्रिका का लेखक है। लक्षित पाठक आपके देश के युवा हैं कि भाई कौन पढ़ेगा वह पत्रिका, देश के युवा पढ़ेंगे। स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि कई नौजवान इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता और इसकी चुनौतियों से अनजान हैं। तो इस स्थिति को हम ध्यान में रखकर एक लेख लिखवाना चाहते हैं। प्रोडक्ट, आप क्या चाह रहे हैं उनसे? एक सूचना लिखनी है जिसमें कई अनुच्छेद होंगे। एक लेख है तो यानी कि वो एक तरह की सूचना है जिसमें बहुत सारे अनुच्छेद होंगे। और उसका स्तर क्या होना चाहिए? अनौपचारिक भाषा का प्रयोग, प्रासंगिक जानकारी, सटीक उदाहरण और साक्ष्य दें। तो जो स्तर है उसमें फिर आप अपना ये भी लिख सकते हैं कि भाई कितने शब्दों में वह होना चाहिए, किस तरह का भाषा प्रयोग होनी चाहिए। तो जो भी बातें आप चाहते हैं कि आपके लेख में शामिल हो, जो स्तर आप चाहते हैं उस लेख का, वो सब यहाँ पे लाएं। तो ये GRASPS जो एक्रोनिम है, इसके मदद से हमें हमारा परफॉर्मेंस टास्क अच्छे से बनाने में, इसमें हमें ये हमारी मदद करता है, ताकि टास्क एकदम क्लियर हो, मापदंड के अनुसार हो और विद्यार्थी समझ जाए कि उन्हें क्या टास्क करना है और कैसे उन्हें पूर्णांक प्राप्त होंगे। तो यह एक्रोनिम आपके काम आएगा टास्क को अच्छी तरह से बनाने। तो मैं आशा करती हूँ कि यह उदाहरण आपको ठीक से समझ आया होगा। हम कुछ क्षण लेके इसे और स्पष्टता से हासिल करने के लिए एक बार देख लेते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो ये एस्टैब्लिश्ड गोल जो हमने पहले भी देखा था, और ठाकुर का कुआं पाठ का उदाहरण लेकर ही हमने पहले चरण 1 में यह देखा था कि किस तरह से हम TMA यानी कि ट्रांसफर, मीनिंग, एक्विजिशन, अंडरस्टैंडिंग, एसेंशियल क्वेश्चंस इस पार्ट के लिए किस तरह से लिखेंगे। अब इसी उदाहरण को लेके हम देखते हैं कि हम इस फ्रेमवर्क का चरण 2, ये दूसरा चरण जो है, हम क्योंकि हम यहाँ असेसमेंट्स पर काम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा महत्व रखता है। तो इससे हम देखेंगे कि हम इवैल्यूएशन क्राइटेरिया और परफॉर्मेंस टास्क किस तरह से रख सकते हैं। तो अगर एस्टैब्लिश्ड गोल यह है कि विषय के केंद्रीय विचार को समझना, उसका विस्तार से विश्लेषण कर पाना, सारांश कर पाना, इस तरह का अगर एस्टैब्लिश्ड गोल है तो उसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या हो सकता है। कंटेंट यानी कि विषय वस्तु वो तो होगी ही, उसमें क्या क्या हम देखना चाहेंगे। मानचित्र कहानी की मुख्य घटनाओं को दर्शाता है, कहानी की घटनाओं को केंद्रीय विचार से जोड़ा गया है, यह इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हो सकता है। मानचित्र को बहुत अच्छे रूप से प्रस्तुत किया गया है, उसकी क्वालिटी के बारे में बात हो सकती है। तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है, कंटेंट यानी कि विषय वस्तु और क्वालिटी यानी कि उसकी गुणवत्ता। तो उसके आधार पर परफॉर्मेंस टास्क क्या होगा। कहानी की घटनाओं के क्रम को कहानी के केंद्रीय विचार से जोड़ने के लिए एक मानचित्र बनाएं। इस तरह का ये परफॉर्मेंस टास्क हो सकता है, जिसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हमने अभी देखा, और यह हमारे एस्टैब्लिश्ड गोल से इसीलिए मेल खाता है। तो आपने देखा कि कैसे हम एस्टैब्लिश्ड गोल को अलग अलग चरणों में लिख सकते हैं और उसके अनुसार हमारा जो परफॉर्मेंस टास्क है वह बना सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो आखिरी स्टेज है हमारे फ्रेमवर्क का, वह है लर्निंग प्लान। तो जैसा कि हमने वर्कशॉप के पहले दिन बात की थी कि यह एक बैकवर्ड डिजाइन है। तो सबसे पहले स्थापित लक्ष्य आते हैं और सबसे अंत में यह आता है कि जो हम सिखाना चाह रहे हैं उसका प्लान क्या होगा, क्या उसकी योजना बनाएंगे हम। तो ये आखिरी चरण है। हमने चरण 2 देखा जिसमें इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन के बारे में था, और ये तीसरा चरण है, यह लर्निंग के बारे में है। तो लर्निंग प्लान में हमें सार लिखना है कि वे कौन सी मुख्य बातें हैं जो अंडरस्टैंडिंग, एसेंशियल क्वेश्चंस और जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनसे संबंधित होगी। तो उस हिसाब से हम बच्चों को क्या निर्देश देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। तो वही सारे विशिष्ट निर्देश, वे सारी शिक्षण की गतिविधियां, पठन सामग्री का चयन और उसके उदाहरण यहाँ पर आएंगे। जो सीखने का पूरा अनुभव है वो हमें हमारे एस्टैब्लिश्ड गोल्स और जो अंडरस्टैंडिंग है, एसेंशियल क्वेश्चंस है, जो इवैल्यूएशन का जो क्राइटेरिया होगा और जो परफॉर्मेंस टास्क होंगे, इन सब बातों के आधार पर हम हमारे सीखने के अनुभव को सबसे अंत में डिजाइन करेंगे। तो मान लीजिए, देखिए जैसे हमने यहाँ पहले देखा कि एक परफॉर्मेंस टास्क है कहानी की घटनाओं के क्रम को केंद्रीय विचार से जोड़ना और मुख्य घटनाओं को दर्शा पाना। तो अगर ये हमारा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है और ये हमारा परफॉर्मेंस टास्क है, तो हमारे जो सीखने के अनुभव की डिजाइन है, जो शिक्षण की गतिविधियां हैं, जो पठन सामग्री का चयन है, उसमें क्या होना चाहिए। उसमें ये होना चाहिए कि
बच्चों को कहानी का क्रम पूरा ठीक से समझाया जाए, उन्हें कहानी का केंद्रीय जो विचार है वो बताया जाए, उसके आधार पर उनसे कुछ एसेंशियल क्वेश्चन पूछे जाएं, तो ये सब उसमें जरूर आना चाहिए। तो इस तरह से सीखने के अनुभव का डिजाइन इस पर निर्भर करता है कि हमारे लक्ष्य और हमारा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया और टास्क क्या है। तो लर्निंग प्लान में हम जो भी करना चाहते हैं वो सब स्टेज 1 और स्टेज 2 में दिए दिए गए कथनों पर पूर्णतः आधारित हो, ये हम यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप स्टेज 3 का यानी कि जो आप लर्निंग प्लान बनाना चाह रहे हैं, उस लर्निंग प्लान को आप कुशलता से बना पाए, उसमें जो भी शिक्षण की जो गतिविधियां हैं, जो पठन सामग्री हैं, जो निर्देश आप बच्चों को देना चाहते हैं, जो व्याख्या चर्चा आप करना चाहते हैं, विचार मंथन करना चाहते हैं इत्यादि, वे सब आपकी कैसे रखेंगे, क्या क्या करेंगे, इसमें आपको मदद मिले, उसके लिए हम आपको ये एक छोटा सा ग्राफ, ये जो है एक डायग्राम बताना चाहते हैं। इस डायग्राम में बताया गया है कि जब हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो हम जिस तरह से पढ़ाते हैं, जो तरीका हम अपनाते हैं, उस तरीके के आधार पर विद्यार्थी कितनी प्रतिशत के रूप में विद्यार्थी बातों को किस तरह याद रख पाते हैं। तो यहाँ पे एक त्रिकोण है, आप देख रहे हैं। बूस्टिंग रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब उन्हें चीजें याद रहें, अच्छे से वे समझ जाएं और उनको याद रख पाएं, उस चीज को बढ़ावा देने के लिए, बूस्ट देने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कौन से तरीके अपनाए जाते हैं कक्षा में, और कौन से तरीके कितने प्रभावशाली होते हैं, वह इस डायग्राम में बताया गया है। तो जो लेक्चर है, जो खाली हम पूरे टाइम बोल बोल के बताते हैं, उसमें जो रिटेंशन है, जो याद रहता है, वो केवल 5% है। जब बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं और हम भी उन्हें सामग्री पढ़ाते हैं, तो उसमें रिटेंशन 10% होता है। ऑडियो विजुअल यानी कि श्रवण और दृष्टि, दोनों तरह के माध्यम हम यूज करें कि जो बातें वे सुन भी पाएंगे और देख भी पाएंगे। तो मान लीजिए कोई वीडियो हमने उन्हें दिखाया या इस तरह का कुछ है, या रोल प्ले किया बच्चों ने, या तो ऑडियो विजुअल में 20% रिटेंशन याद रहती है चीजें। डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे विज्ञान में कई प्रयोग होते हैं, कई चीजें होती है, अगर वे आप उसे प्रत्यक्ष रूप से बताते हैं, उन चीजों को खुद का सामने अप्रत्यक्ष रूप से करके दिखाते हैं, तो 30% रिटेंशन रहता है। डिस्कशन ग्रुप, समूहों में जब चर्चा होती है, विषय होता है, तर्क वितर्क होता है, वे अपना दृष्टिकोण रखते हैं, दूसरे के विचार समझते हैं, तो 50% क्षमता होती है चीजों को याद रखने की। प्रैक्टिस बाय डूइंग, बार बार करके जब वे अभ्यास करते हैं, तो जब उन्होंने सीख लिया, समझ लिया, लेक्चर हो गया ऑडियो विजुअल, और उन्हें बहुत अभ्यास किया, 75% उसकी क्षमता हो जाती है याद रहने की चीजों को। टीच अदर्स इमीडिएट यूज ऑफ लर्निंग, आप वही चीज जब विद्यार्थी किसी और को सिखाएंगे, किसी और को समझाएंगे, या फिर उस सामग्री को तुरंत किसी नए संदर्भ में प्रयोग करेंगे, नई परिस्थिति में प्रयोग करेंगे, यानी कि अगर वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करेंगे उनका, तो 90% रिटेंशन रहता है। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आप अपने लर्निंग प्लान को बना सकते हैं। आप अपने लर्निंग प्लान में अगर ये सारी बातें किसी न किसी मात्रा में शामिल करें, तो इससे आप यह हासिल कर पाएंगे कि बच्चों को, विद्यार्थियों को
जो भी आप बताना चाहते हैं वह उन्हें ज्यादा से ज्यादा याद रहेगा। तो ये सारी बातों को कुछ कुछ तरीके से अगर आप शामिल करेंगे लर्निंग प्लान में तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा आपका लर्निंग प्लान। यह हम इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं। तो आप इस डायग्राम को देखने और अच्छे से देखने के लिए 4-5 सेकंड का समय ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जब पहले दिन जो आपने असाइनमेंट सबमिट किए थे उस पर चर्चा है। तो अगर आपने वह असाइनमेंट सबमिट किए हैं तो आप एक दूसरे के साथ उस पर चर्चा कर सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं और एक दूसरे को फीडबैक दे सकते हैं कि किस तरह से सारी कथन सही है या नहीं, या कौन सी चीजों में सुधार किया जा सकता है। तो वह असाइनमेंट चरण 1 के बारे में था। और आज जो आपने सीखा उसके आधार पर भी आप अपना उसी एस्टैब्लिश्ड गोल के लिए आप अपने चरण 2 और चरण 3 की चीजों को लिख सकते हैं। मुख्य रूप से चरण 2 पर आप ज्यादा ध्यान दें क्योंकि आप क्वेश्चंस और असेसमेंट्स अगर बनाने वाले हैं तो चरण 2 में आपको जितनी स्पष्टता प्राप्त होगी उतना आप बेहतर असेसमेंट्स बना पाएंगे। तो मैं फटाफट जो भी हमने आज सीखा उसका एक बार हम रिकैप करते हैं कि आज हमने अंडरस्टैंडिंग बाय डिजाइन का जो फ्रेमवर्क है उसका दूसरा और तीसरा चरण देखा। हमने देखा कि दूसरे चरण में इवैल्यूएशन क्राइटेरिया यानी कि जो मूल्यांकन जो करना चाह रहे हैं उसका क्या क्राइटेरिया हो सकता है, एस्टैब्लिश्ड गोल्स के आधार पर उस तरह के कथन हमें लिखने चाहिए। और जो हमारा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है उसके अनुसार फिर हमें परफॉर्मेंस टास्क बनाने चाहिए, यानी ऐसे जो टास्क जिससे हमें पता चले कि विद्यार्थियों ने वे कौशल, वे अवधारणाएं समझ ली हैं या नहीं, उस स्तर तक वे पहुंच पाए या नहीं। तो चरण 2 स्वीकार साक्ष्य के बारे में है, जिससे हमें ये साक्ष्य मिले कि विद्यार्थियों ने वह समझ लिया है, सीख लिया है जो हम उन्हें बता रहे थे। और इन सब बातों के आधार पर हमारा चरण 3 होगा कि अगर हमारा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया इस प्रकार है और हमारे परफॉर्मेंस टास्क इस प्रकार हैं तो उसके आधार पर हमारा जो लर्निंग प्लान है वो क्या होना चाहिए। तो लर्निंग प्लान में हमारे पठन सामग्री, पढ़ाने के तरीके, सब कुछ आ गया। और हमने ये भी देखा कि जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें किस किस तरीकों का क्या प्रभाव होता है विद्यार्थियों पे, लेक्चर, डिस्कशन, क्या क्या आप प्रयोग कर सकते हैं ताकि सिखाई गई बातें विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहे। तो मैं आशा करती हूँ कि अब आपको अंडरस्टैंडिंग बाय डिजाइन का पूरा फ्रेमवर्क जिसमें 3 चरण होते हैं वह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और जो दिए गए असाइनमेंट है आप उन्हें जरूर पूरा करें ताकि आपका अभ्यास हो जाए। हमने अभी अभी डायग्राम में देखा कि प्रैक्टिस बाय डूइंग और इमीडिएट यूज ऑफ लर्निंग ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है जो हमने सीखा है उसके लिए। तो आपको भी वही करना है, आपको प्रैक्टिस करना है ये, और इसका इमीडिएट यूज करना है। तुरंत आप इसका यूज करेंगे तो आपको यह बात ज्यादा अच्छे से याद रहेगी। तो आप सभी को शुभकामनाएं इस फ्रेमवर्क को प्रयोग करने के लिए। और इसी के साथ हम आज का वर्कशॉप यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके भारती, कैन वी एंड नाउ?